हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल वेल। सो क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज़ में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि इस सीरीज़ में हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में जो कि एटमॉस्फेयर का जो नेचर एंड स्कोप था, उसमें हमने एटमॉस्फेयर के नेचर को और एटमॉस्फेयर के स्कोप को स्टडी किया। उसी सीरीज को फर्दर हम आगे बढ़ाते हुए एटमॉस्फेयर का आज हम कंपोजिशन के बारे में देखेंगे। एटमॉस्फेयर का किस प्रकार से हम अलग अलग टाइप्स में कंपोजिशन के लिए स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो होगी वो पुरानी वीडियोस के कंपैरिजन में थोड़ी लेंथी होगी, क्योंकि जो आज हम एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनके अंदर जो गैसेज होंगी, एरोसोल्स होंगे, जो वाटर वेपर होगा, उनको हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपोजिशन को स्टार्ट करने से पहले हम एटमॉस्फेयर का जो इम्पोर्टेंस है हमारे बायोस्फीयर में, सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर है, यहाँ पर लिथोस्फीयर है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों एलिमेंट मिलकर जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो बायोस्फीयर है। जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो वो क्या है, बायोस्फीयर। अब जो सिस्टम परफॉर्म होता है, जो सिस्टम परफॉर्म करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स, वो एक मिलकर एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। तो ये बायोस्फीयर इकोसिस्टम कहलाता है। तो इस बायोस्फीरिक इकोसिस्टम में एटमॉस्फेयर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले नॉर्मल सी जो हमें शुरू से पता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे बायोस्फीयर के लिए जो भी नेसेसरी गैसेस हैं वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ओजोन लेयर हो गई। ठीक है, ये जो मेजर गैसेस हैं ये प्रोवाइड करता है। और आगे हम गैसेस का चार्ट देखें तो उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर हमारा जो है वो सन की जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन वेव आती हैं उसे क्या करता है, उसे फिल्टर करता है और उसे प्रिवेंट करता है। जैसे कि सोलर रेडिएशन तो आती हैं सन से, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो उस सोलर रेडिएशन को फिल्टर कर देता है। फिल्टर करने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि सोलर रेडिएशन जो वेव होती है वो पूरी हमारी यूजफुल नहीं होती है। उसमें यूवी रेज होती हैं। कौन सी रेज होती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, आपने नाम सुना होगा। तो उस रे को हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, उस लेयर का भी हम आगे नाम देखेंगे, ओजोन लेयर है वो, तो वो उसे फिल्टर करती है। अगर ये फिल्टर नहीं करेगी तो क्या होगा, तो हमारी अर्थ बिकमिंग टू हॉट, और इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी हमारी अर्थ की कई लोगों को स्किन कैंसर और स्किन बर्निंग जैसी कई सारी डिसीज हो जाएंगी। तो आगे अब हम फाइनली जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का उसको हम स्टडी करेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवेलप। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो अर्थ है हमारी, वो अर्थ को एटमॉस्फेयर एज अ गैसियस एनवेलप, एक कंबल की तरह ओढ़े हुए रहता है। ठीक है, ऑल साइड से। और ये इधर उधर इसलिए नहीं भागता है क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इधर उधर नहीं जाता है, बेसिकली अर्थ के ऊपर रहता है। ठीक है, अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो हम 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को, जिसमें पहला है गैसेस, दूसरा है वाटर वेपर, तीसरा है एरोसोल्स। तो गैसेस तो आपको नॉर्मली पता होगा जो गैसेस होती हैं। अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर कई सारी बुक्स में वाटर वेपर को गैसेस की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन वाटर वेपर का मैं आपको बता दूं, वाटर वेपर कोई गैस नहीं है, ये गैसियस फॉर्म है। किसका गैसियस फॉर्म है, वाटर का गैसियस फॉर्म है। तो वाटर वेपर कोई गैस नहीं है, ये गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है। एरोसोल्स हम आगे देखेंगे, एसपीएम होता है जो कि पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। ठीक है, आगे ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो
परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में जिस गैस का है वो नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जीनोन, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये आप चार्ट नॉर्मली देख सकते हैं। तो हम सारी गैसेस को तो डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी, और अगर हम सारी जो माइनर गैसेस हैं उनको भी अगर हम स्टडी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नॉर्मली हम जो पहला जो हमने डिवाइड किया था वो गैसेस में किया था। तो गैसेस का अगर हम देखें तो गैसेस दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन से टाइप्स की होती हैं? एक तो कांस्टेंट और परमानेंट गैसेस होती हैं, और सेकेंड वेरिएबल गैसेस होती हैं। अब ये क्या होता है? तो कांस्टेंट और परमानेंट गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनकी जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी हमारे एनवायरनमेंट में वो लगभग कांस्टेंट और परमानेंट रहती है। और वेरिएबल गैसेस जो होती हैं इनकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है हमारे एनवायरनमेंट में, वरी करती रहती हैं, कभी कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, ठीक है, ऐसी डिफर करती रहती है। अब अगर हम इनको स्टडी करें एक एक करके, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को स्टडी करेंगे। तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है, ठीक है, लार्जेस्ट परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्टिव गैस नहीं है। अगर हम ऑक्सीजन के मामले में देखें तो ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव गैस मानी जाती है, लेकिन नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा एक्टिव गैस नहीं मानी जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब वो क्यों होती है इंपॉर्टेंट, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये बायोस्फीयर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन बनाता है अमीनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन कौन बनाता है? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड के लिए एक एसेंशियल पार्ट मानी जाती है नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो वो अमीनो एसिड के साथ मिलकर हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब अगर हम दूसरा देखेंगे तो नाइट्रोजन जनरली क्या होता है कि नाइट्रोजन हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन की एक साइकिल होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसके कारण जो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन होती है वो कहाँ आ जाती है? सॉइल में। अब सॉइल में आ जाने के बाद सॉइल जो प्लांट्स होते हैं, कौन होते हैं? प्लांट्स की रूट्स होती हैं, उनके द्वारा सारे प्लांट्स में, और जो जनरली खेती वगैरह होती है उनसे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजन आ जाती है। तो मिनरलाइजेशन क्या होता है? मिनरलाइजेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स, यही हमने स्टेप देखा। तो अब नाइट्रोजन का ट्रांसफर हो जाता है सॉइल से प्लांट्स में बाय रूट्स, ठीक है, एंड एनिमल्स। अब डेनिटिफिकेशन में क्या होता है? ये नाइट्रोजन रिटर्न हो जाती है एटमॉस्फेयर में। अब प्लांट्स को जनरली प्लांट्स एनिमल्स को कौन कंज्यूम करता है? ह्यूमंस करते हैं, या फिर जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। तो उनके कंज्यूम करने से नाइट्रोजन ह्यूमन बॉडी में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहुंच जाती है। उसके बाद जो जैसे एनिमल्स डाई हो जाते हैं, ह्यूमन और जो प्लांट्स होते हैं, तो वो नॉर्मली डीकम्पोज होके दोबारा सॉइल में और कुछ जो गैसेस के पार्ट में दोबारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पहुंच जाता है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल होती है, जिसमें पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, और फिर डेनिट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमने नाइट्रोजन को स्टडी किया। अब हम ऑक्सीजन को स्टडी करेंगे। तो ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में 20.9% पाई जाती है, ठीक है। ये केमिकली वेरी एक्टिव गैस होती है, लगभग बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। इट कंबाइंस विद मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स इन द बायोस्फीयर, ठीक है। अब क्या होता है, जो लिविंग मैटर होते हैं, कोई भी लिविंग मैटर होता है उसमें जो 70% एटम्स होते हैं वो ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की तो ज़रूरत होती ही है। तो ये जो 70% एटम होते हैं ऑक्सीजन के, ये हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए, फैट्स के लिए एंड प्रोटीन के लिए। अब हम देख लेंगे कि ऑक्सीजन क्या होता है। दो टाइप से पाई जाती है। एक तो होती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जिसका फॉर्मूला होता है O2, और दूसरी होती है डिसोसिएटेड ऑक्सीजन, जो नॉर्मली सिंगल आइसोटोप होता है ऑक्सीजन का, ठीक है।
ये क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है वो 60 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है लोअर एटमॉस्फेयर में। और अगर डिसोसिएटेड ऑक्सीजन की बात करें तो ये डिसोसिएटेड ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के भी ऊपर पाई जाती है। तो नॉर्मली अगर यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पाई जा रही है तो इसके ऊपर जो डिसोसिएटेड ऑक्सीजन होगी वो पाई जाएगी एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब क्या होता है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन कैसे बनती है, तो नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रोपिक जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, और जो फाइटो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्लांट्स के फॉर्म में होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनके द्वारा भी जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस की जाती है। वेरियस मिनरल ऑक्साइड होते हैं जैसे कि NO2 हो गया, CO2 हो गया, इनके रिडक्शन में क्या रिलीज होता है, रिडक्शन में क्या छूट जाता है, ऑक्सीजन। तो जो मिनरल ऑक्साइड का रिडक्शन होता है उनसे ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। ठीक है, द ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन एंड इंडस्ट्रियल कंबशन। अब ऑक्सीजन का क्या यूज़ रहता है, ऑक्सीजन का यूज़ रहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं और मैन होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और जो कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में बर्न होती है तो उसको बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन। किसी भी आप चीज़ को एनवायरनमेंट में अगर बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो बर्न नहीं होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का प्रपोर्शन है हमारे एनवायरनमेंट में वो डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है। अब वो डिक्रीज क्यों होता जा रहा है, तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स रहते हैं। क्या रहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इंक्रीज हो रहा है। जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन का कंबशन जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब वो क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, जो नॉर्मली ट्रांसपोर्ट गाड़ी वगैरह से जो फॉसिल फ्यूल का बर्निंग होता है, ठीक है, लकड़ी का बर्निंग होता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसके कारण CO2 में इंक्रीज हो रहा है CO2, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, जिसके कारण जो हमारा एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है वो इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी हमने जो ऊपर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में स्टडी किया तो वो परमानेंट गैसेस थी, जो मेजर गैसेस थी। अब हम वेरिएबल और माइनर गैसेस देखेंगे। वेरिएबल मतलब जो वरी करती रहती हैं, तो इनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ओजोन आ जाती है, हाइड्रोजन आ जाती है, हीलियम, नियोन, जीनोन, क्रिप्टोन, मीथेन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम इसमें वेरिएबल गैसेस में स्टडी करेंगे वो करेंगे ओजोन लेयर को। ठीक है, तो ओजोन लेयर नॉर्मली लाइफ सेविंग गैस होती है। लाइफ सेविंग गैस क्यों होती है ये फर्दर आगे हम वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, नॉर्मली देखिए क्या होता है कि ओजोन लेयर जो हमने शुरुआत में जब बायोस्फीयर इकोसिस्टम को स्टडी किया था तो हमने देखा था कि जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर फिल्टर करता है किसको, इनकमिंग सोलर रेडिएशन वेव को। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन वेव को एटमॉस्फेयर तो करता है फिल्टर, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर होती है ना वो फिल्टर करती है इन रेज को। ठीक है, तो समझ लीजिए ये ओजोन लेयर है, यहाँ से इनकमिंग सोलर रेडिएशन वेव आ रही हैं, तो इनमें से जो हार्मफुल रेज हैं उन्हें ये क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब, और हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन को O2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन को N2 से करते हैं, वैसे ही ओजोन लेयर को O3 मॉलिक्यूल से जो ऑक्सीजन का 3 एटम आइसोटोप्स होता है ऑक्सीजन का, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नॉर्मली ट्राई एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं O3। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो डिफरेंट एल्टीट्यूड पे इसका कंसंट्रेशन भी अलग रहता है। नॉर्मली जो इसका बल्क ऑफ कंसंट्रेशन रहता है वो 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अप इन द एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक है, और इस 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच भी 12 से 35 किलोमीटर का अगर हम देखें तो उससे ज़्यादा बल्क में रहता है। मतलब 12 से 35 किलोमीटर में बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड क्वांटिटी में ओजोन लेयर रहती है। ठीक है, अब
ये अनस्टेबल गैस है, मतलब ये स्टेबल नहीं है, ये डिस्ट्रॉयड होती रहती है और डिसइंटीग्रेटेड होती रहती हैं, एज वेल एज क्रिएटेड एज वेल एज डिस्ट्रॉयड। अब ये क्यों होता है, तो ये आगे के पॉइंट्स में हम देखेंगे। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रोकन अप होते रहते हैं, सेपरेटेड होते रहते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर में बिटवीन एल्टीट्यूड 80 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। मतलब जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट होते रहते हैं। क्या, सबसे पहले तो देखिए जो O2 है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल माना जाता है O2, तो ये क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये डिसइंटीग्रेट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो थंडर स्टॉर्म वगैरह आ जाता है और जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, और यूवी रेज के कारण जो ये डिस्ट्रॉय होता है O2 का मॉलिक्यूल, उसके कारण O2 सिंगल आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है O+O। अब क्या होता है, अब ये सिंगल एटम है, ये कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। जैसे ये सिंगल सिंगल आइसोटोप एटम के ऑक्सीजन के घूम रहे हैं, अब ये O2 के साथ क्या हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाता है, O2 का सिंगल आइसोटोप के साथ ऑक्सीजन के फ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण क्या बनता है, O3 मतलब ओजोन। और ये M क्या होता है, M एनर्जी और मोमेंटम बैलेंस होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इनका जो कोलिजन होता है, O2+O का कोलिजन होता है, तो उससे O3 तो बनता ही है, साथ में M मतलब एनर्जी और मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि ओजोन तो फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ओजोन का हमने देखा कि ओजोन लाइफ सेविंग गैस है, ओजोन को O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली ये 12 to 35 किलोमीटर में बल्क मतलब सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड वे में पाई जाती है, ठीक है। और आगे अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली कम क्वांटिटी में पाई जाती है, 0.03% जो इसका प्रोपोर्शन है वो हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है, ठीक है। अब 2 सिग्निफिकेंट रोल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। पहला क्या रोल होता है, सबसे पहला कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही फोटोसिंथेसिस की जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है प्लांट्स की, वो परफॉर्म हो पाती है, ठीक है। जहां पर जैसे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, अब वो कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलाकर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसे परफॉर्म करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपेरेंट हो जाती है टू इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन बट ओपेक फॉर आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मेजर क्या कहलाती है, मेजर ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसमें से जो मेजर गैस मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक मिरर जैसी होती है, जैसे कि ये शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन वेव आई हमारी अर्थ में, तो इसके लिए तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है तो ये हमारी अर्थ में आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो लिथोस्फीयर है, जो अर्थ है, वो इसे रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्ट जब होती है तो ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो जाती है। लेकिन इसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, वो इसे वापस नहीं जाने देती है, तो ये वापस लॉन्ग वेव को इसी एटमॉस्फेयर में रहने देती है, जिसके कारण हमारी अर्थ वार्म बनी रहती है, ठीक है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हमारी अर्थ को वार्म रखने के लिए काम में आती है, और धीरे धीरे इसका इंक्रीज हो रहा है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के, जो हमने पहले देखा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन के कारण CO2 में क्या हो रहा है, इंक्रीज, जिससे हमारी जो अर्थ है धीमे धीमे कुछ ज्यादा ही वार्म होने लगी है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, निकला भाई, वाटर वेपर को। तो हमने पहला गैसेस देखा, ठीक है। अब सेकेंड टाइप का जो हमने डिवाइड किया एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को, तो वो वाटर वेपर है। पहले मैं बता चुका हूं कि जो वाटर वेपर है उसे हम गैसेस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ये गैसियस फॉर्म है किसका, ये देखिए ये लिखा है गैसियस, वाटर वेपर इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है।
अब ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन से। नॉर्मल सी बात है, जो वाटर का वेपराइजेशन होता है, वाटर वेपर बनने के बाद ये कंडेंस होता है और प्रेसिपिटेट करने लगता है, मतलब जो नॉर्मली रेनफॉल वाटर वेपर की वजह से ही होती है, ठीक है। अब ये द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। नॉर्मली जो एवोपरेशन प्रोसेस है वही रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर के लिए जो कि वेपर बनाता है, ठीक है। वेपर बनाने के लिए एवोपरेशन प्रोसेस ही रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्पेटियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं वाटर वेपर के कंटेंट के, जैसे कि कई सारे स्पेटियल यानी स्थानीय और अस्थायी परिवर्तन होते रहते हैं वाटर वेपर के कंटेंट में। जैसे कि अगर हम कोल्ड ड्राई एयर, पोलर रीजन, नॉर्मली जो पोलर एरियाज हैं अगर उसके ऊपर हम एवोपरेशन की जो कंटेंट को देखें तो वहाँ पर एवोपरेशन 0.02% बाय वॉल्यूम होता रहता है, और अगर हम मोस्ट ट्रॉपिकल एरिया की बात करें तो वहाँ पर 5% बाय वॉल्यूम एवोपरेशन की प्रोसेस होती है, कंटेंट जो इसका होता है, ठीक है। अब द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन द एटमोसफेयर। अब अगर हम बात करें वाटर वेपर को, तो वाटर वेपर इतना ज़्यादा लाइट नहीं होता है, मतलब जो नॉर्मल सा अगर हम एटमोसफेयर के ऊपर जाते जाएंगे तो वाटर वेपर का कंटेंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, मतलब ये नॉर्मली लोअर एटमोसफेयर में पाया जाता है, ठीक है। ये भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के लिए, ठीक है। सो दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव रीच द अर्थ सरफेस, ठीक है, विदाउट मच ऑब्स्टेकल, बट वेपर इज लेस ट्रांसपेरेंट फॉर आउटगोइंग शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड देयरफॉर इट हेल्प इन हीटिंग द, मतलब ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है इनकमिंग के लिए बट ओपेक कर देता है आउटगोइंग के लिए। तो जैसा कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब एट लास्ट हम देखेंगे जो थर्डली हमने डिवाइड किया था एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को, तो वो है एरोसोल्स, ठीक है। एरोसोल्स को नॉर्मली एसपीएम के रूप में हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, वरिंग साइज के, छोटे होते हैं बड़े होते हैं, एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, आर कलेक्टिवली कॉल्ड एरोसोल्स। मतलब एसपीएम में दो टाइप की चीज़ें होती हैं, पहला तो होता है सॉलिड पार्टिकल्स, दूसरा होता है लिक्विड ड्रॉपलेट्स। अब लिक्विड ड्रॉपलेट्स को लोग वाटर वेपर से कनेक्ट कर देते हैं, तो वाटर वेपर तो एक गैसियस फॉर्म है, लेकिन जब वो कंडेंस होने लगता है तो ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में बदल जाता है, और जैसे एक प्रेसिपिटेशन होती है तो वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। जब वाटर वेपर अपने वेपर फॉर्म में होता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने सॉलिड पार्टिकल्स तो देख लिए कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन किस प्रकार के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस से जो ऊपर धुआं उड़ता है ना, तो उसके पार्टिकल्स हो गए। अब जो सॉइल कवर होता है तो एयर, हवा वगैरह चलती है तो धूल वगैरह मिट्टी वगैरह उड़ती रहती है, तो वो एक्सपोज्ड सॉइल हो गई। डेजर्ट में आपने देखा होगा कितनी सारी रेत डली रहती है, तो एयर से मिलकर ये भी एनवायरनमेंट में पहुंच जाती है, ठीक है। अब जो सीज एंड ओशियंस होते हैं उनके सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि सी और ओशियंस जो होते हैं वो सॉल्टी होते हैं, तो जो किनारे का जो पानी होता है वो एवोपरेट हो जाता है, और फिर ये नॉर्मली सॉल्ट के पार्टिकल्स ये एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं। मीटियोरिक पार्टिकल्स आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा टूटता हुआ तारा, ठीक है, तो वो जनरली क्या होता है, वो तारा नहीं टूटता है, ये मीटियोर्स गिरते हैं अर्थ पर, लेकिन वो अर्थ पे गिर नहीं पाते हैं क्योंकि बीच में ही वो टोटली बर्न आउट हो जाते हैं। तो बर्न आउट तो हो जाते हैं, लेकिन उनके जो पार्टिकल्स हैं वो अपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें घूमते रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर हो गए, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर मतलब बैक्टीरिया हो गए, सीड्स हो गए, स्पोर्स, पॉलन, ठीक है, स्मोक एंड सूद। स्मोक मतलब धुआं हो गया, और सूद एक काली टाइप की होती है, काली काली, वो उसे सूद कहते हैं, ठीक है।
अब इसका भी कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। अगर इसका कंसंट्रेशन देखें तो ये भी लोअर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। कहाँ? लोअर एटमॉस्फेयर में। और अपर एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पर नॉर्मली मीटियोरिक डस्ट रहती है। कौन सी? मीटियोरिक डस्ट रहती है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर इसका कंसंट्रेशन अगर हम एनवायरनमेंट में देखें तो ये वरी करता रहता है। पता चला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 100 पार्टिकल्स हैं। 100 पार्ट, ये पीपीसी का मतलब है पार्ट पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। क्या पता एक पार्ट पर क्यूबिक सेंटीमीटर में सिर्फ 100 ही हैं, और ये वरी करता रहता है सेवरल मिलियन पार्ट्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये बहुत ज़्यादा वरी करता है। कहीं पर कंसंट्रेशन कम है, कहीं पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर हम एल्टीट्यूडली इसका अगर हम कंसंट्रेशन देखें तो मोस्टली लोअर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, वाइल अपर हैव मीटियोरिक डस्ट। अभी मैंने बताया कि लोअर जो एटमॉस्फेयर में उसमें इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, और अगर अपर एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ नॉर्मली मीटियोरिक डस्ट रहती है। ठीक है। अब scattering of shortwave electromagnetic radiation which adds very charming color of red and orange at sunrise and sunset। अब क्या होता है, आपने देखा होगा जब सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है तो आपने देखा होगा जो स्काई है वो रेडिश और ऑरेंज से कलर का हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये इन्हीं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के कारण होता है। जो ये सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो जो शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलर रेडिएशन है उसको क्या करती है? स्कैटर्ड करती है, स्कैटरिंग होती है इनकी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो रेडिश और ऑरेंज से चार्मिंग कलर हैं वो हमारे स्काई में फैल जाते हैं। ठीक है। अब एक और लाइन हम एक्स्ट्रा मतलब इसी में इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि अगर हम देखें स्मोक जो होता है सिटीज़ के ऊपर स्मोक, और ये स्मोक आता कहाँ से है? जो ट्रांसपोर्ट हमारे गाड़ी वाहन वगैरह होते हैं उनसे जो स्मोक निकलता है, अगर ये कंबाइन हो जाए सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तो ये पॉइजनस अर्बन स्मोक बना देता है, जैसे कि अभी सिचुएशन दिल्ली में है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और फर्दर आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए, सीरीज में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।